नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूडी लर्निंग। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं, आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मौद्रिक नीति। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आने वाले एग्जाम्स में इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्या होता है, इसके क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या इसके फंक्शन है, क्या इसका पर्पज़ है। ठीक है, इस सब के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी, हिंदी में से कहते हैं मौद्रिक नीति। तो मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी दैट मैनेजेस द साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। मतलब क्या है इसका कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी आर्थिक नीति है जो कि मनी सप्लाई के ग्रोथ को, कितनी मनी सप्लाई होनी है और उसका क्या साइज रहेगा, मतलब किस तरीके से मनी सप्लाई कितनी होनी है किसी इकोनॉमी में, किसी अर्थव्यवस्था में, उसको मैनेज जो नीति करती है वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। कौन बनाता है इसे, कौन देखता है इसे? आरबीआई के थ्रू देखा जाता है इसे। ठीक है, ठीक। तो बाजार में यानी कि किसी अर्थव्यवस्था में मनी की सप्लाई क्या रहने वाली है, ये दो तरीके से डिसाइड किया जा सकता है, दो पॉलिसीज के थ्रू। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है जो आरबीआई डिसाइड करता है। ठीक है, और एक होती है दूसरी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी किसका है? वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। ठीक है, तो उसे हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी को, लेकिन आज हम मॉनेटरी पॉलिसी पे जोर देते हैं। ठीक है, तो ये आरबीआई इसको मतलब मैनेज करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, एक तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना और एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अच्छा, ये इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकता है? ये मतलब एक समझने वाली बात है। मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन अपने आप में ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब जब पढ़ेंगे अभी हम, देखिए अब। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, देखिए मनी सप्लाई जैसे जैसे बढ़ेगी तो मार्केट में डिमांड बढ़ने लगती है। क्यों? लोगों के हाथ में अब पैसा आने लगा है। मनी सप्लाई आई मार्केट में, लोगों के हाथ में पैसा आया, तो लोगों ने क्या करा, उनकी डिमांड बढ़ने लगी है कि फिर लोग चीज़ें एक्स्ट्रा खरीदने लगेंगे। अगर हाथ में ज़्यादा पैसा है तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब मांग ज़्यादा है तो प्राइस भी वस्तुओं का बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक, तो देख रहे हैं आप कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना इसलिए भी जरूरी है कि इन्फ्लेशन हो जाता है। मनी सप्लाई अगर बढ़ती है तो उससे इन्फ्लेशन भी हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। ठीक है, महंगाई एक तरीके से कह सकते हैं, महंगाई का बढ़ना। ठीक, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अगर मनी सप्लाई जो है वो घटने लगे। अब जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो डिमांड नहीं करेंगे। डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है, तो डिमांड नहीं करेंगे तो वस्तु के जो धीरे धीरे लोग बेचने के लिए उनके प्राइस कम करते जाएंगे, भाई कभी तो खरीदें। ठीक है, तो इस वजह से प्राइस कम होने लगेंगे, सस्ती हो जाएंगी वस्तुएं। ठीक, तो उस कंडीशन में आता है डिफ्लेशन। ठीक है, एक तरीके से महंगाई का कम होना, मंदी आना जिसे कहते हैं ना। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए, अगर एक इन्फ्लेशन ज़्यादा मात्रा में बढ़ती चली जाए और डिफ्लेशन ज़्यादा हो जाए, तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती हैं। ठीक, तो इसलिए जो आरबीआई वो मॉनेटरी पॉलिसी लाता है ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। अब मनी सप्लाई कंट्रोल रहेगा तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन अपने आप कंट्रोल में रहेंगे। ठीक, तो इसके लिए जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को हम एक आने वाली वीडियोस में अच्छे से इसको टॉपिक को मैं समझाऊंगा। ठीक है, उनमें हम देखते हैं। चलिए अभी इसकी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। चलिए, तो इसके अलावा क्या होता है कि जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो रिस्पॉन्सिबल रहती है। ठीक है, इंडिया में जो फिक्स करने के लिए जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट कौन कौन से हैं? जैसे कि रेपो है, रिवर्स रेपो है, बैंक रेट है। ठीक है, और एमएसएफ रेट है। ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? एमपीसी रिस्पॉन्सिबल रहती है। ठीक, तो कहीं ना कहीं इसी के थ्रू जब हम बैंकों से लोन लेते हैं ना, तो उस पर क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, तो हम जो इंटरेस्ट रेट देंगे वो भी कहीं ना कहीं एमपीसी के डिसीजंस पर ही निर्भर करता है काफ़ी हद तक। ठीक है, काफ़ी हद तक क्या, उन्हीं पर निर्भर करता है मेनली। ठीक है, तो अच्छा, अब इसको एमपीसी बनाने के लिए प्रपोज किसने किया था, ये सजेशन किसका था? ठीक, तो सन 2014 में आरबीआई ने एक कमेटी बनाई, उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल उस कमेटी के हेड थे, इसलिए इस कमेटी का नाम उर्जित पटेल कमेटी था। उर्जित पटेल एक्स गवर्नर रहे हैं आरबीआई के। ठीक, तो उस कमेटी को बनाया गया कि देखिए भाई, इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसीज़ के लिए क्या हम कर सकते हैं जो और अच्छे से इसको अप्लाई किया जा सके, इनको अच्छे से तैयार किया जा सके। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ को। तो फिर जब उर्जित पटेल कमेटी को 2014 में बनाया गया, 2016 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, सब कुछ देख के रिव्यू करके प्रॉपर। ठीक है, 2016 में जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें उन्होंने कहा
कि एक 5 मेंबर की आप एमपीसी बना दीजिए, एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दीजिए 5 मेंबर की, जिसमें से 3 तो भाई आपके आरबीआई से ही होंगे, ठीक है, और 2 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नॉमिनेट कर देगी, ठीक है, ये उन्होंने कहा था। अब इसी के बेस पे 2016 में ही आरबीआई ने एक एमपीसी बना दी, 2016 से, यानी कि बेसिकली कब से है एमपीसी, 2016 से, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि जो एमपीसी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस एक्ट, किस सेक्शन के थ्रू पावर में है, ठीक है, तो किस में आता है, अंडर सेक्शन 45 जेड बी ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख लेंगे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये, सेक्शंस वगैरह बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, बहुत सही क्वेश्चन, और मतलब होते हैं ना, एक पॉइंट अच्छे से, एक लाइन याद करिए और एक नंबर पक्का, ठीक, तो ये चीज़ हो गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो एक्चुअल फॉर्मेशन क्या हुई। अब तो उर्जित पटेल ने, तो उर्जित पटेल जो कमेटी थी उन्होंने कहा था 5 मेंबर की, लेकिन जब आरबीआई ने अपनी कैलकुलेशंस अपने हिसाब से जो बनाया, उन्होंने जो फाइनली जो एमपीसी बनाई वो 6 मेंबर की बनाई। अब इन 6 मेंबर में 3 मेंबर तो थे आरबीआई के और 3 को गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो आरबीआई के कौन कौन से मेंबर होंगे, एक तो गवर्नर ही जो उस टाइम पे, ठीक है, वो गवर्नर होंगे आरबीआई के, वो एक मेंबर होंगे एमपीसी के, और एक डिप्यूटी गवर्नर। कितने डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, जो आरबीआई के 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, उनमें से कोई एक, ठीक है, वो इसका मेंबर होगा, और एक एग्जीक्यूटिव गवर्नर, ठीक है, ओके। और उसके अलावा जो 3 जो है, कोई भी 3, अब 3 उनमें से कौन कौन हो सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगी, वो 3 कौन हो सकते हैं, तो कोई अच्छा इकोनॉमिस्ट हो, ठीक है, या फिर कोई प्रोफेसर वगैरह भी हो सकते हैं। तो इस टाइप की जो अच्छी पोस्ट पे, मतलब जिन्हें लगता है कोई टैलेंटेड है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगे कि ये सही पर्सन है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट कर सकती है अपनी मर्जी से, ठीक है। इसके अलावा एक है बाय मंथली रिव्यू। बाय मंथली रिव्यू का मतलब क्या है कि जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, वो हर 2 महीने में इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसीज को रिव्यू करेगी, ठीक है। वो देखेगी कि भाई क्या रेट, अभी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट चेंज होना है या नहीं होना है, क्या मांग, मतलब क्या मांग है इस समय, ठीक, जो मनी सप्लाई है उसको किस तरीके से कंट्रोल करें, क्या करना है, बढ़ानी है मनी सप्लाई, कम, ये सब क्या है हर 2 महीने में करेगी, ठीक। तो इस हिसाब से एक साल में 6 बार, मान लो अगर अभी जनवरी में करा, सबसे पहला जनवरी से स्टार्ट किया उन्होंने, ठीक, मान लेते हैं सर जनवरी, फिर उसके बाद वो मार्च, फिर मई, फिर उसके बाद जुलाई, फिर सितंबर, फिर नवंबर, इस तरीके से उसमें होगा, 2-2 महीने के गैप पे बाय मंथली होता है रिव्यू, ठीक। लेकिन फिर एक चीज़ और है कि इन जैसे पैंडेमिक की टाइम निकला है अभी, तो ऐसे में क्या हुआ, 3-3 महीने सब कुछ बंद रहा, ठीक, इतना कोई प्रॉपर बैठ नहीं पाए सारी कमेटियाँ, ठीक, कुछ इतना वो नहीं हो पाया। तो ऐसी कंडीशंस को देखते हुए भी एक प्रावधान दिया गया था पहले से ही, ठीक है, कि एटलीस्ट 4 बार करनी है, कम से कम 4 बार की रूल क्या है कि कम से कम 4 बार। सब कुछ ठीक चल रहा है, अब हर 2 महीने में करिए, बहुत अच्छी बात है, वो तो होना ही होना है, लेकिन मान लीजिए कोई दिक्कत भी है तो कम से कम 4 बार तो करना है, तो यानी एक आध बार मिस हो जाए तो चलिए कोई नहीं, ठीक है, किसी वजह से, लेकिन वो भी किसी कारण से, ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से मिस कर दिए, ठीक, किसी, अब जैसे पैंडेमिक का टाइम है तो ऐसे टाइम पे नहीं हो पाया तो एक आध बार मिस कर सकते हैं आप। तो एटलीस्ट 4 टाइम आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिव्यू करेगी मॉनेटरी पॉलिसीज को इंडिया की, एक साल में एटलीस्ट 4 टाइम, वैसे तो 6 टाइम पड़ता है 2-2 महीने के हिसाब से, ठीक है, चलिए। अच्छा, अब जब मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है एमबीसी है, वो जब इंडिया की मॉनेटरी मनी सप्लाई को, ठीक है, मनी सप्लाई को जब कंट्रोल करेगी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ उसके पास इंस्ट्रूमेंट तो होने चाहिए, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी वहीं से बैठे बैठे बोल दिया हो गया, तो कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जिसके थ्रू वो कंट्रोल करती होगी। तो जो वो फैक्टर्स होते हैं जो, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के उपकरण 2 टाइप से होते हैं, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स और क्वालिटेटिव फैक्टर्स। तो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में आता है आपका बैंक रेट, ठीक है, बैंक रेट वो बैंक दर जो वगैरह बैंक दर होती है, ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके प्रॉपर इन सबके जो क्वांटिटी फैक्टर्स हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं, उसको हम प्रॉपर डिफाइन करूंगा, इसमें आपको बस बता देता हूँ छोटे उसमें, ठीक है। तो बैंक रेट हो गया, अगला है एमएसएफ। एमएसएफ क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। उसके बाद है रेपो रेट, फिर है रिवर्स रेपो, ठीक, इसके बताऊंगा सबके बारे में। फिर आता है आपका सीआरआर। सीआरआर क्या है आपका, कैश रिजर्व रेशियो। और एसएलआर, ठीक, एसएलआर है आपका स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक। लास्ट में आता है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो जितने भी ये बैंक रेट है ना, बैंक रेट, एमएसएफ रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये सब आपके पॉलिसी रेट में आते हैं, ठीक है। कोई पूछे ना इसमें क्वांटिटी फैक्टर्स में पॉलिसी रेट क्या होते हैं, तो पॉलिसी रेट ये होगा आपके रेट जितने भी हैं, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है ना एक तरीके से, ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट है, ठीक। उसके अलावा जो सीआरआर और एसएलआर हैं वो आपके रिजर्व रेशियोज हैं, ठीक है, वो आप, ठीक है, समझ ही जाएंगे, इतना कोई वो नहीं है, ठीक। इसके बारे में बात करेंगे हम। अच्छा, उसके बाद कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स आते हैं, ठीक। क्वांटिटी तो एक तरीके से आप नंबर के थ्रू आप कह सकते हैं कि इतना रेट लगा दिया वगैरह,
ठीक, इंटरेस्ट इतना बढ़ा दिया, इतना कम कर दिया, उसके एक परसेंटेज पे डिफाइन रहती हैं सब चीज़ें, ठीक। लेकिन ये जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं, ये जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं, इसमें कुछ ऐसा परसेंटेज का या इंटरेस्ट रेट का कुछ वो नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें भी आती हैं, ठीक, जैसे कि ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसमें हम लोन की वैल्यू करते हैं, ठीक है, कि मतलब मार्जिनल रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि हम मॉर्टगेज वैल्यू जो मतलब हम जो गिरवी रख रहे हैं चीज़, उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए लोन वैल्यू से, इस तरीके की। क्रेडिट रैशनिंग हो गया, ठीक है। मैक्स कितना लोन देना है, इसकी लिमिट लगा दें पहले ही, ठीक। कंज्यूमर रेगुलेशन, ठीक है, किसी को देना है या ना देना है, ठीक है, कितना देना है, ये सब क्या है, ये सब क्वालिटेटिव फैक्टर्स ही हैं। गाइडलाइंस जारी कर देती है वगैरह, मॉरल एसोसिएशन होता है, ठीक है, मोटिवेट करती है कभी कभी गवर्नमेंट, वो सॉरी आरबीआई जो मोटिवेट करती है पब्लिक को, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें क्या है, सभी क्वालिटेटिव फैक्टर्स में आते हैं, ठीक। तो इन सब के बारे में हम सेकंड वीडियो में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, सेकंड पार्ट में सिर्फ इन्हीं के बारे में बनाऊंगा वो, ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा। तो कैसी लगी ये वीडियो बताना आप, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, इसको यहीं करते हैं, इसे यहीं पे, ठीक है, ओके बाय। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इकोनॉमिक अवेयरनेस में, बैंकिंग अवेयरनेस पे बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, जो आने वाले मेंस एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग के बहुत सारे मेंस एग्जाम्स आ रहे हैं, उसमें बहुत आपको फ़ायदा करने वाली हैं, ठीक है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे यहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप कमेंट में बताइए कि कैसी लगी वीडियो, ठीक है, और जो भी आपकी राय है वो बताएं आप हमें, ठीक है। चलिए बाय।